नेक्स्ट एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से। एंजाइम्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल एंजाइम्स, ठीक, और जो हमारा दूसरा है वो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम और क्या नाम दे सकते हैं? होलो एंजाइम्स कह सकते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं? होलो एंजाइम्स कहते हैं। एकदम ध्यान से इस चीज को समझिए। अब देखिए जो सिंपल एंजाइम्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सिंपल एंजाइम का मतलब हमने आपको पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल में यही समझाया है कि सिंपल प्रोटीन, सिंपल लिपिड, इन सब का मतलब होता है कि अगर आप उसे तोड़ें तो उसमें केवल प्रोटीन पार्ट हो। किसी प्रोटीन में केवल प्रोटीन पार्ट है तो उसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के साथ कुछ और हो, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो प्रोटीन के अलावा कुछ और भी चीज़ें अगर है तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसी तरीके से अगर लिपिड सिंपल कब कहलाएगा? जब उसमें बस लिपिड का पोर्शन हो। लेकिन अगर फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ऐसे आ गया, मतलब लिपिड के साथ कुछ और अटैच्ड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो इसी तरीके से सिंपल एंजाइम का मतलब एंजाइम पार्ट हो केवल। यहाँ पे एंजाइम पार्ट का मतलब केवल प्रोटीन पार्ट हो, क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल एंजाइम्स का मतलब ओनली प्रोटीन पार्ट, इसमें केवल प्रोटीन पार्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिप्सिन है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब सिंपल एंजाइम है। ये सब क्या है? सिंपल एंजाइम है। मतलब जितने भी मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो सिंपल एंजाइम होते हैं। लेकिन समझना, ध्यान से समझना, अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको आगे बताऊंगी। कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब, कॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पे दो चीज हो। दो चीज का मतलब यहाँ पे प्रोटीन पार्ट भी हो, ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, ठीक। अब अगर ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हम कॉल्ड एज एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। क्या नाम दे देते हैं? कोफैक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अब जो एपो एंजाइम है, देखिए ध्यान से, अभी मैं इनके बारे में लिखूंगी नहीं, मैं इसको आगे ले चल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। देखिए ध्यान से समझिए, मैं इसको आपको सबको एकदम बनाने का टाइम दूंगी, आप बस देखते रहिए। पूरा बनाने का टाइम दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेना एकदम। अब जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं। कोफैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, कार्बनिक। ऐसे कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, मतलब जो कार्बनिक कोफैक्टर है, वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखिए यहां से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कहां से क्वेश्चन आता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है को एंजाइम्स। दूसरा क्या है? को एंजाइम्स। ये सब आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटल आयंस। जो भी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है एंजाइम के साथ, उसको हम कहते हैं मेटल आयन। जैसे आप बहुत सारे एंजाइम्स आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी जो हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ते हैं सलाइवा में, तो सलाइवा में सुक्रोज का, सॉरी, स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च डाइजेशन होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है? सलीवरी एमाइलेज। सलीवरी एमाइलेज के साथ क्लोराइड आयन जरूरी है। क्लोराइड आयन अगर नहीं रहेगा तो ये डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्लोराइड आयन इसका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। इनऑर्गेनिक
कोफैक्टर या मेटल आयन है, तभी ये डाइजेशन होगा। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके साथ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर काम करते हैं। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर उसको मेटल आयन कहते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में समझते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। एक्चुअली देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, अब ये तो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट का काम क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन एक्चुअली, और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड होता है, टाइटली, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मली, मतलब बहुत टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगी। और इसकी बाइंडिंग कैसी होती है, बाइंडिंग परमानेंट होती है, ये हमेशा बाइंड किए रहता है, बाइंडिंग परमानेंट, ये एपो एंजाइम से परमानेंटली बाइंड किए रहता है। ये तो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑन द अदर हैंड कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम से ये लूजली बाउंड होते हैं। और दूसरी चीज बाइंडिंग परमानेंट नहीं होती है, बाइंडिंग इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी लिख लीजिएगा, दैट इज ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब केवल जब रिएक्शन होने वाला है तब ये जाके बाइंड करते हैं। और ये बाइंडिंग ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी होता है, हमेशा ये नहीं बाइंड करते। दोनों में अंतर देखिए। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स, तो आप कहोगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम होता है और कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है इस एपो एंजाइम से, प्रोटीन पार्ट से। और इनकी बाइंडिंग परमानेंट होती है, ये हमेशा बाइंड किए रहते हैं कोएंजाइम से, एपो एंजाइम से। लेकिन कोएंजाइम अपने एंजाइम से तभी बाइंड करते हैं जब रिएक्शन होने वाला होता है। तो रिएक्शन होने वाला होता है, उसके बाद वहां से हट जाते हैं। तो इनकी बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए ना, तभी वो जब मन किया तब बाइंड किया, जब मन किया तो हट गए। दीज टू डिफरेंसेस आर वेरी वेरी IMP, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई है। मेटल आयन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, पहले आप इतनी चीजें देखिए। अब मेटल आयन क्या करता है, मेटल आयन भी एक बहुत चालाक सा ये कोफैक्टर है। मेटल आयन बाइंड करता है, बाइंड्स विद सबस्ट्रेट as well as एंजाइम्स, ठीक है। ये सबस्ट्रेट से भी बाइंड करता है, एंजाइम से भी बाइंड करता है, सबस्ट्रेट से भी बाइंड करता है, एंजाइम से भी बाइंड करता है। बाइंड्स विद सबस्ट्रेट एज वेल एज एंजाइम, और एंजाइम को कहाँ से बाइंड करता है, एट एक्टिव साइट। अभी लिखते रहिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। एक्टिव साइट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उनका बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो एंजाइम, ये मेटल आयन भी एक तरफ ये सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, एक तरफ एंजाइम से बाइंड करता है, मेटल आयन दोनों से बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिएक्शन के टाइम। तो ये हो गया इतनी चीज़ें। पहले इसको क्लासिफिकेशन देखिए, फिर मैं इनके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी। ये स्लाइड लंबी होगी, क्लासिफिकेशन आप अच्छे से करिए, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखिए एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यहाँ देखिए, अब कोफैक्टर के बारे में देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, को एंजाइम्स है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है, मेटल आयंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से, और को एंजाइम लूजली बाउंड होता है। इसकी बाइंडिंग, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बाइंडिंग परमानेंट होती है, जबकि को एंजाइम की बाइंडिंग
ट्रांजिएंट होती है। और मेटल आयंस की बाइंडिंग हमने कहा ये सबस्ट्रेट से एज वेल एज एंजाइम दोनों से बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। चलिए देखिए, इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हीमोग्लोबिन, ध्यान से समझिएगा। जो हीम है, हीम जानते हैं, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहली चीज। अच्छा चलिए हम और दूसरी चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना है आपको। दो एंजाइम्स है, जैसे इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम दो एंजाइम हैं, ठीक है। हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। लिख लीजिए पहले, ये हीम क्या है, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दो एंजाइम तो हैं, पेरोक्सीडेज सबसे छोटा एंजाइम होता है, पहली चीज लिख लीजिएगा। पेरोक्सीडेज इज द स्मॉलेस्ट एंजाइम और कैटालेज इज द लार्जेस्ट एंजाइम। दोनों में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये पहले एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं कोएंजाइम के बारे में कुछ स्पेशल बात बताने वाली हूं आपको, ठीक है। कोएंजाइम के बारे में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने वाली हूं, लिखिए। मोस्टली कोएंजाइम्स आर derived फ्रॉम vitamins। कोएंजाइम्स किससे डेराइव होते हैं? वाइटामिन से डेराइव होते हैं। कोएंजाइम्स वाइटामिन से बने होते हैं। अभी हम देखेंगे इसको, सारा का सारा ये चीज हम पढ़ेंगे। पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कोएंजाइम्स आर डेराइव फ्रॉम वाइटामिन्स। अब ये चीज हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ऐसे कोएंजाइम हैं जो वाइटामिन से डेराइव होते हैं। हम लोग वाइटामिन्स पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से कोएंजाइम हैं जो वाइटामिन से डेराइव होते हैं। तो चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। एक तरफ हम लोग लिखेंगे वाइटामिन्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे ऐसे कौन से कोएंजाइम्स हैं जो वाइटामिन से डेराइव है, ठीक। दो तरफ आप लिखिए। पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए, वाइटामिन B1। वाइटामिन B1 आपको आ जाना चाहिए। B1 क्या है? दैट इज द थियामिन। या आप ऐसे लिखें, थियामिन। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा एक कोएंजाइम का, TPP। इसका नाम है थियामिन पायरोफॉस्फेट। थियामिन पायरोफॉस्फेट मतलब थियामिन पायरोफॉस्फेट क्या है? एक कोएंजाइम है जो कि इस विटामिन से डेराइव है, थियामिन से, ठीक है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। दूसरा लिख लें, दूसरा देखिए विटामिन B2। इसका नाम है बेरी, अरे नाम नहीं है भाई, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन, ठीक। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? FAD। नाम तो बिल्कुल सुना है, हाँ सुना है। FAD, FADS2। आप FAD को क्या लिखते हो? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सुना है नाम, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अरे फ्लेविन आ गया, फ्लेविन इस विटामिन से डेराइव है, राइबोफ्लेविन से। इसी तरीके से FADS2, इसी तरह से FAD+, मतलब ये सब कुछ दिक्कत नहीं है, FADH2 भी हो गया। ये सब किससे डेराइव है भाई? विटामिन B2 से, ठीक। इसी तरीके से विटामिन B3, जिसको हम लोग कहते हैं निकोटिनिक एसिड। क्या नाम देते हैं? निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन।
ये देखिए एनसीईआरटी में ये चीज़, यही विटामिन दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में समझिए अगर ये दिया है तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, विटामिन B3। अब आपने कभी नाम सुना होगा NAD, NADH2, NADPH, NAD+, अरे सुना है ना? हाँ सुना है। NAD का मतलब क्या है? तो आप कहोगे निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड नाम आ गया इसमें निकोटिनामाइड, मतलब ये इसी निकोटिनिक एसिड से डिराइव है। अब हमें समझ में आ रहा है ना कि मोस्टली कोएंजाइम्स किससे डिराइव होते हैं? विटामिन से डिराइव होते हैं। फिर आते हैं हम विटामिन B5 पे, पैंटोथेनिक एसिड, हमने बताया भी था बर्निंग फीट डिजीज कहते हैं यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी से। पैंटोथेनिक एसिड से विटामिन कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए बना होता है। ठीक, ये लिख लीजिएगा। इसी तरीके से विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, इससे आपने नाम सुना होगा एक कोएंजाइम PP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये डिराइव होता है। एम आई क्लियर? B6 तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अभी और भी है। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीजें समझनी तो है ना। एक दो और लिखना है, लिख लेते हैं यहीं पे। चलिए देखिए यहाँ पे विटामिन B7, जिसको हमने कहा था बायोटीन, या इसी को विटामिन H भी कहते हैं। ठीक, ठीक है। इससे जो कोएंजाइम डिराइव होता है वो होता है बायोसाइटीन। क्या? बायोसाइटीन। और आप लोगों ने नाम सुना होगा फॉलिक एसिड, भी हमने पढ़ाया है, फॉलिक एसिड। ठीक है, इससे जो कोएंजाइम डिराइव है वो है THF, टेट्रा हाइड्रोफोलेट, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो इस तरीके से हम यहां से यहां तक देख चुके हैं कि हमारे पास ये है विटामिन, ये है कोएंजाइम। हमने बता रखा है कि हमारे पास लगभग जितने विटामिन्स होते हैं, जितने भी कोएंजाइम्स हैं, वो विटामिन से ही डिराइव होते हैं। दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए। जितने भी विटामिन्स हमारे पास, सॉरी कोएंजाइम्स होते हैं, वो जनरली किससे डिराइव होते हैं? विटामिन से। आगे चलें। अब ये चीज तो हो गई। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मेटल आयन के बारे में। ये देखिए मेटल आयन, मेटल आयन पढ़ा था ना हम लोगों ने, कहाँ गया ये मेटल आयन? हमने कहा था कि मेटल आयन कैसे फैक्टर है? इनऑर्गेनिक को फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम में कौन कौन से मेटल आयन होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है जनरली। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है उसमें कौन कौन से मेटल आयन होते हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ आप एंजाइम लिख लीजिए, एक तरफ आप मेटल आयंस लिख लीजिए, या आप ये चीज उल्टा कर दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ आप मेटल आयंस लिख लीजिए और एक तरफ एंजाइम। ये क्वेश्चन देखिए पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मैं बता भी दे रही हूं। सबसे पहला, और यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिंक पूछा जाता है। जिंक किस एंजाइम में प्रेजेंट होता है या किस एंजाइम का कोफैक्टर है? तो जिंक लगभग तीन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम का कोफैक्टर है। उसमें से एक तो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर है। इसके अलावा ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का भी कोफैक्टर होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। उसके अलावा ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज का भी कोफैक्टर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये 3 एंजाइम का नाम देखिए कि इसमें कौन सा कोफैक्टर है, तो आप कहोगे जिंक। ठीक है, जिंक। इसके अलावा देखिए और क्या पूछा जाता है, Mg+2। Mg+2 मैं सेम उसी कलर से लिखूंगी तो आप समझ जाएंगे, जैसे जिंक का ये तीनों है इस कलर से। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके टीजीटी या पीजीटी में। हेक्सोकाइनेज में है मैग्नीशियम। इसके अलावा रूबिस्को सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इसके अलावा पेप्केस, पेप्केस भी ये फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। इतने एंजाइम आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो है तो बहुत सारे लेकिन जो पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया नेक्स्ट। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं अपना पोटेशियम आयन। इस पोटेशियम आयन से जो सवाल पूछा जाता है वो होता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। और मैं आपको बता दूं ये सब ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट